कौन से हम यूज करते हैं। देखो, ऐसे देखने जाए तो तीन होते हैं, बट हमारे जो काम के वो सिर्फ और सिर्फ दो है। तो सबसे पहला रहेगा टेक्निकल, देन उसके बाद रहेगा फंडामेंटल। टेक्निकल्स का मतलब है जो भी आप चार्ट पे देख रहे हो, जो भी आप पैटर्न देख रहे हो, जो भी आप चार्ट पैटर्न्स देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, या ऐसे कलर की कुछ लाइंस होती है, या जो ग्राफ देख रहे होते हो, वो सारा का सारा टेक्निकल्स में आ जाता है। जैसे कि ये, अब इसको आप कैंडल स्टिक में देख रहे हो, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे डेटाज है, मेनली तो ये लाइन है, देन हाइकेनाशी करके कुछ कहा जाता है इसको। ठीक है, बट जो हमारे काम की होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स होने वाली है। तो सबसे पहले टेक्निकल्स। अगर आपको कोई भी एक बंदा आकर ऐसा दावा करता है कि मेरी जो ट्रेड है, मतलब 100% या 90% एक्यूरेट है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा जो 10 ट्रेड है, ठीक है, जो भी मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें से सारे के सारे 9 से 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, कोई भी लॉस में नहीं है, किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसा दावा कर रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में, या जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो, ठीक है, उसका एक्यूरेसी 70। तो ये क्यों होता है? लास्ट लेक्चर में आपने सीखा होगा मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस, या हेज फंड्स वाले बंदे, या कमर्शियल बैंक्स वाले, या जो बिग शॉट्स है जिनके पास बहुत पैसा है और वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो लोग होते हैं बाकी के 10-20%। मतलब अगर रिटेलर्स, रिटेलर्स कौन है? हम लोग, जो किसी ब्रोकर थ्रू या किसी के थर्ड पार्टी थ्रू ट्रेड करते हैं। हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे होते गाइस, हम किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, फिर हमारे बिहाफ पर वो ट्रेड प्लेस कर रहा होता है, ना कि हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करते हैं। बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करते हैं या डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। ठीक है, उनके पास ब्रोकर वगैरह जैसा कुछ होता नहीं है। तो इनके पास बहुत पैसा होने की वजह से ये लोग डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। और जो टेक्निकल्स है वो 50 to 60% है किसी भी स्ट्रैटेजी का, और फंडामेंटल्स को आप 20% और ऐड कर लो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 70 to 80%। ठीक है, ये होती है एक्चुअल एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रैटेजी की। ठीक है, मतलब 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके चलते हैं। ठीक है, बाकी जो मार्केट मेकर्स है वो लोग आकर आपका स्टॉप लॉस भी उड़ा सकते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मैंने एक लेवल पर बाय किया हुआ है, बट पता नहीं मार्केट को एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस पता होता है, वहां पर आकर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेती है, और वहां से मेरा जो फेवर वाला डायरेक्शन था वहां पर चली जाती है और मेरा प्रॉफिट हिट कर देती है। ठीक है, टेक प्रॉफिट। तो बस यही होता है गाइस, जो हमारा ब्रोकर होता है, एक अंदर की बात कि ब्रोकर मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, मिली सेकेंड के लिए आपका डेटा शेयर करता है, और उस मिली सेकेंड के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो एसएमसी या मार्केट मेकर्स के जो सर्वर्स होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि उनको उतना भी डेटा उतने सेकेंड के लिए अगर मिल गया तो वो आपका स्टॉप लॉस उड़ाने आ जाते हैं, और वहां से फिर वो एक्चुअल डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, मतलब प्राइस। तो ये सारी चीजें देखो, वैसे तो होती है। क्या लगता है आपको, जो ब्रोकर है वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता? क्योंकि ब्रोकर के पास आपका एंट्री का डेटा होता है, स्टॉप लॉस का डेटा होता है, टेक प्रॉफिट का। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मोटा मोटा हिसाब लगाने जाए तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। देन उसके बाद फंडामेंटल्स। क्या होता है फंडामेंटल्स? मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस में ये हम दो चीजें देखेंगे। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, कि एक ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, उसका ओपन क्लोज, उसका हाई लो, या जो 90% या जो ज्यादा बनने वाली कैंडल्स है वो देखेंगे। आपको कुछ कंफर्मेशन कैंडल्स के बारे में भी बताऊंगा, और एक बुक है कैंडलस्टिक रिलेटेड। जो भी आपको डाउट रहेगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अभी तो आप स्ट्रैटेजी सीखे नहीं हो ठीक से नहीं मतलब सीखे ही नहीं हो तो। सॉरी गाइस, इसको मैं mute कर देता हूँ। सो क्या कह रहा था मैं, रिस्क मैनेजमेंट देखो, अपन क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे सबसे पहले, देन लास्ट लेक्चर जो रहेगा आपका उसमें इसका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनालिसिस के टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा या जो आपका पास्ट डेटा होता है उसको हम स्टडी करके फ्यूचर में प्राइस कैसे मूव करेगा उस हिसाब से जोन्स निकालते हैं, चाहे वो बाय जोन हो चाहे वो सेल जोन हो। जब मार्केट उन एरियाज पर आता है और कैसे रिएक्शन देता है, बाइंग की रिएक्शन देगा या सेलिंग की रिएक्शन देगा, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, चलो आपको मैं डायग्राम निकाल के ही दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये $20 का जोन है और ये एक $10 का जोन है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन प्रिंट हुआ है। सो मान लेते हैं ये एक मार्च और फेब और ये अप्रैल और ये मई चल रहा है। ठीक है, सो पिछले 3 महीनों का डेटा है हमारे पास कि मार्केट कैसे मूव हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रीवियस डेटा है और यहाँ पर हमारी करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, आज की डेट क्या है, 16 अप्रैल को प्राइस यहाँ पर है कुछ $17-18 के आसपास। तो इतना जो प्रीवियस डेटा है इसको अगर मैं स्टडी करता हूँ तो कुछ 2 से 3 चीज़ें पता चलती है मुझे कि जब भी मार्केट $10 मार्क पे आता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, बाइंग जोन। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि ये जो एक जोन है यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, जोन मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा आगे। और जैसे ही मार्केट $20 के मार्क पर जाता है वहां से सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सो इसको मैं एक सेलिंग एरिया मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा। तो मेरे पास एक बाय जोन और एक सेल जोन निकल कर आ गया। देन इसके बाद अगर आप देखो तो ये कुछ छोटे छोटे जोन्स है जहां पर मार्केट रेंज हुआ है। रेंज का मतलब है मार्केट एक ही प्राइस के अंदर ऊपर या नीचे हो रहा है। लेट्स सपोज ये $15 से लेकर $17 के बीच में। अब मुझे पता है कि 15 से 17 के बीच में ट्रेड नहीं करना है या ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर अगर प्राइस रहेगी तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर या नीचे रहेगी तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन। इससे मुझे ये भी पता चल गया कि ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। तो 3 चीजें पता चल गई। अगर मार्केट $10 पर आता है, यहाँ से बाइंग की रिएक्शन या कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से आप बाय करो। यहाँ पर $20 पर आता है तो विद सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो। तो ये होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में 2 से 3 चीजें आती है। सबसे पहले चीज है वॉल्यूम। ठीक है, बहुत से लोग वॉल्यूम देखकर भी ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज आती है इंडिकेटर्स। बहुत से लोग इंडिकेटर्स देख के भी ट्रेड करते हैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो लैगिंग इंडिकेटर्स है, ठीक है, मतलब इंडिकेटर्स का जो दूसरा नाम है लैगिंग इंडिकेटर्स है। इसका मतलब है कि मार्केट में मान लो 1 से 1 डॉलर से लेकर मार्केट $5 पर जाती है। अब आपने लगा लिया कोई एक इंडिकेटर, अब 5 से 10 चली गई। अब इंडिकेटर का कैसा हिसाब होता है ना, वो एक कदम पीछे होता है। मतलब अब मार्केट $10 पर है तो वो जो उसका डेटा है या जो उसका कैलकुलेशन है वो $5 पर जब मार्केट गई थी उसके हिसाब से देगा। ठीक है, मतलब अभी 1 से 5 गई तो वो बोलेगा बाय। हाँ, अब 5 से 10 चली गई, अब 10 से 15 आ गई तो ये 5 से जो 10 गया है वो फिर बोलेगा कि बाय करो। बट ऐसा नहीं होगा इन रियलिटी। जो करंट मार्केट प्राइस है वो सेल हो चुकी है 10 से दोबारा 5 से। तो यहाँ पर इंडिकेटर बोलेगा बाय कर ले भैया। ठीक है, यहाँ पर बाय करोगे फंस जाओगे। तो इसका मैं और एक
एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इंडिकेटर्स को कहा जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स भी। ठीक है, इंडियन मार्केट वालों को तो पता ही रहेगा जो ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मार्केट, ये एक चार्ट है, 1, 5, 10, 15। अब आपने एक इंडिकेटर लगा लिया, और तब मार्केट की प्राइस थी $5 पर। अब आपको उस दौरान ही बताना चाहिए कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, राइट? उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, बट ऐसे नहीं होता। अब यहाँ से 5 से 15 जब मार्केट बाय हो जाएगी, तब यहाँ पर आकर इंडिकेटर बोलेगा हाँ भाई, अब आप बाय कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर रिस्क कितना हो जाएगा? आप लोग ऐसा करोगे कि $10 का रिस्क लोगे $5 के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, मतलब ये तो उल्टा हिसाब हो गया कि आप डबल रिस्क कर रहे हो बस 1x के लिए। ऐसा नहीं होता। बट अगर आपको पता होता कि $5 पर ही बाय करना है, तो आपका रिस्क होता सिर्फ 5 का, और आपका प्रॉफिट होता $10 या $15 का। ठीक है, तो इसको ट्रेडिंग कहा जाता है गाइस, कि कम पैसा लगाकर आप ज्यादा पैसा बनाओ, ना कि ज्यादा पैसा लगाकर कम पैसा बनाओ। ठीक है, सो इसे कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारा वैसे किसी काम का नहीं है, ना ही हम स्ट्रैटेजी में इसको यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एक और चीज आती है, वॉल्यूम। अब कुछ चीजें बताऊंगा जो किसी को पता होंगी या किसी को पता नहीं होंगी। ठीक है, नया भी हो सकता है आपके लिए। तो ये मुझे इंडिकेटर ऑन क्यों नहीं करने दे रहा, पता नहीं क्या हो गया भाई इसे। एक सेकेंड गाइस, इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ मैं। तो वॉल्यूम हम देखते हैं यहाँ पर, मोस्टली सब यही यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, सो गाइज आपको ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही है, ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उतना उसमें वॉल्यूम लगा है, इतना हमें पता है। ठीक है, जितना भी हमने इंटरनेट पे देखा या किसी से सुना हुआ है, ठीक है, इन एक्सपीरियंस ट्रेडर से, तो वो लोग कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम लगा है, इसका मतलब है इतनी ज्यादा यहाँ पर बाइंग हुई रहेगी। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि मार्केट में कितने पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है टिक वॉल्यूम। ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता है, ये इसे टिक वॉल्यूम कहा जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर एक जोन था, लेट्स सपोज $15 का। वहां पर लोग इंटरेस्टेड थे बाइंग के लिए। तो जैसे ही वहां पर प्राइस आई, तो 1000 लोग आ गए कि भाई मेरा ऑर्डर ले लो। ये 1000 लोग आ गए कि यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है, हमारे ऑर्डर्स उठा लो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बस यहाँ पर कितनी भीड़ जमा हुई है या कितने लोग आए हैं पेंडिंग ऑर्डर्स लेके, ये उसका डेटा होता है। अब 1000 में से कितने, 100 या 200 या 250, एक्चुअल में इतने ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ये सारा का सारा एक नकली, या आप बोल सकते हो फेक है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर मान लेते कि 1000 लोग आए, और 1000 में से सिर्फ 200 लोगों ने ही बाय किया। तो देखो इतना छोटू सा ही मूव आया, हमें तो वॉल्यूम बड़ा दिखाया, बट एक्चुअल में मूव कितना आया, छोटू सा एकदम। तो ये होता है गाइस, एक्चुअल डेटा आपके ब्रोकर के पास ही होता है कि कितने लोग आए, कितना ऑर्डर प्लेस हुआ, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ कोर्स इसको भी मैंने आपको एक गो थ्रू दे दिया। ठीक है, सो मोटा मोटा हिसाब अगर टेक्निकल्स का आप देखोगे, तो हमें क्या फॉलो करना है, जो ये स्ट्रक्चर हमें बता रहा है। ठीक है, कुछ फुटप्रिंट्स मार्केट यहाँ पर छोड़ के जाता है, जैसे कुछ जोन्स होते हैं जिसे हम मार्क करके प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे आप बोलोगे बाय जोन कहाँ पर है, सो ये एक बाय जोन बनेगा हमारा। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। हमने एक लेवल या स्ट्रक्चर को समझा,
यहाँ से एक बाय जोन निकाला, तो इन फ्यूचर यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर ये एक बाय जोन रहेगा और ये एक बाय जोन। ठीक है, सो यही हम सीखने वाले हैं गाइज। मैंने कुछ किया नहीं, ना इंडिकेटर देखा ना वॉल्यूम देखा, बस स्ट्रक्चर देखा। ना कुछ ज्यादा मार्क किया कि यहाँ से ये एकदम सांप सीढ़ी जैसे एक सांप जा रहा है, नहीं कुछ नहीं, बस एक मार्क की जोन मार्क किया। सो यही सीखने वाले हो आप। सो यही होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद जो होगा वो है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स होता है न्यूज़ ट्रेडिंग। अगर आपको मन में सवाल आया कि न्यूज़ ट्रेडिंग है तो मुझे सारे न्यूज़ चैनल या न्यूज़ वेबसाइट ये सारा का सारा चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको तीन मेजर न्यूज़ है उसका डेटा पढ़ने आना चाहिए। और वो डेटा भी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब वो डेटा होता है नंबर्स। मतलब आप तो ऐसा रीड कर ही सकते हो कि लेट्स सपोज यहाँ पर 100 आया। ठीक है, मतलब मार्च का डेटा अगर 100 है तो अप्रैल का डेटा अगर 150 आया तो 50 से ज्यादा है। राइट, तो ये डॉलर के लिए अच्छी न्यूज़ है। अगर मान लो 100 से ये 50 आ गया तो क्या ये अच्छी न्यूज़ है? मतलब डेटा या जो रिजल्ट था या डेटा था वो नेगेटिव में आया तो डॉलर के लिए खराब न्यूज़। बस ऐसे ही रीड करना है हमें, कुछ नंबर्स में ही होता है, बट उनके थोड़े नाम अलग होते हैं बस। तो फंडामेंटल्स में देखो कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले तो करेंसी आ जाता है कि कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, वो है डॉलर। अब डॉलर किसे रिप्रेजेंट करता है, या डॉलर को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूएसए। ठीक है, यूएसए एज ए कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, वो सारा चीज अफेक्ट करेगा आपके डॉलर को। ठीक है, पहले चीज तो परफॉर्मेंस है कि कैसे यूएसए परफॉर्म कर रहा है। देन जो दूसरी चीजें आती है जैसे कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे, मतलब जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, कि आपके देश में या किसी के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है या वॉर सिचुएशंस है, पैंडेमिक है, या कुछ डिजास्टर या जैसे कि सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, या आग वाग लग गई। ये सारी चीजें भी आपकी करेंसी को अफेक्ट करती है। और कौन सी चीजें होती है? हाँ, इससे ज्यादा मेजर तो कुछ नहीं है, यही कुछ मेजर न्यूज होगी। ठीक है, देन उसके बाद जो न्यूज है मेजर फॉरेक्स की, ठीक है, मतलब जो हम ट्रेड करते हैं वो रहेंगी सबसे पहले एफओएमसी। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें डीप नहीं घुसना है, बस वेबसाइट पे मुझे क्या बोलते हैं उसको न्यूज रीड करने आ गई, डेट्स इट। इतना ही हमें न्यूज ट्रेड को समझना है। तो सबसे पहले न्यूज होगी गाइस एफओएमसी। एफओएमसी कौन सी न्यूज है? आप चाहे तो इसका नोट्स बना लीजिए। इंटरेस्ट रेट की न्यूज होती है एफओएमसी। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है गवर्नमेंट या आपकी सरकार, ये उसका न्यूज होता है। और ये ओवरऑल ग्लोबली हर जगह सेम ही है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए सरकार ने तो आपका जो भी करेंसी है, डॉलर हो या रुपी हो, उसके लिए खराब न्यूज है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दी है तो आपका जो भी करेंसी है ये उसके लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, बस इतना ही कोरिलेशन है इसमें। अब किसी भी देश का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो करेंसी थोड़ी सी नीचे चली जाती है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सॉरी इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो करेंसी बढ़ जाती है। आपको चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप चले गए बैंक में। ठीक है, अब बैंक क्या है मान लेते हैं हम, सरकार है या एक कंट्री है। ठीक है, और वहां के आप सिटीजन हो और आप चले गए बैंक में लोन लेने के लिए। और बैंक ने कह दिया है कि हमने ब्याज करके रखा है 20%। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट है 20% है। और हमारे जैसे जो लोग हैं क्या 20% लोन पर अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब आपने 1 लाख का लोन लिया और आपको जब रीपेमेंट करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट पे 20% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट
देना पड़ेगा, जो होता है 20,000 रुपीज। तो टोटल आपको 1,20,000 रुपया देना है। तो गाइज जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो बंदे रिच है, वो लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 लाख का लोन लेने में ही लग जाएगी, और उस पे 20% इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो फिर तो हो ही गया। ठीक है। सो इससे क्या समझ में आता है हमें, कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होगी, लोन ज्यादा होने के वजह से या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के वजह से लोग कम खर्चा करेंगे। मतलब ये करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए ही किया जाता है, कि ज्यादा लोग, पैसा आ गया लोगों के पास, तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, चलो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं या टैक्स लगा देते हैं। ठीक है। सो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें कंट्रोल में आती है और करेंसी भी स्टेबलाइज रहती है। ठीक है। सो एफओएमसी कौन सी न्यूज़ है, बस इतना याद रखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो करेंसी के लिए खराब न्यूज़, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़। देन सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनएफपी। एनएफपी कौन सी न्यूज़ है, नॉन फार्म पेरोल। ठीक है। एनएफपी का फुल फॉर्म तो ये है, बट जो आपको वेबसाइट पे दिखाया जाएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ऐसा होता है ऑनलाइन या वेबसाइट पर। तो ये कौन सी न्यूज़ है, अब देखो नाम से थोड़ा सा समझ में तो आ गया कि फार्म रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है। फार्मिंग सेक्टर, ठीक है, जो भी फार्मिंग सेक्टर होता है, इसको हटाकर जो बाकी के दूसरे सेक्टर्स है, ठीक है, इसका मतलब है कि फार्मिंग सेक्टर को हटाकर बाकी के जो दूसरे सेक्टर्स है, उनमें लोगों के पास जॉब वैकेंसीज है या लोगों की जॉब चली गई है, मतलब जॉब है या जॉब नहीं है, बस। मतलब जॉब क्रिएशन है या जॉब क्रिएशन नहीं है। अब आपको मैं समझाता हूँ, फार्मिंग सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर में तो जिसका खेत है वो थोड़ी किसी को काम पे रखेगा सैलरी पे, राइट, एग्रीमेंट बेस्ड, कि भाई तू आ जा, कल से मैं तेरे को पगार चालू कर दूंगा और तू बस खेत जोत या फल तोड़ या पानी दे। ठीक है, ये सारी चीजें तो नहीं होती। तो इसको हटाकर जो भी दूसरे सेक्टर है, गवर्नमेंट या प्राइवेट पकड़ लो, वहां पर लोगों के पास जॉब है या जॉब नहीं है, बस इतना। ये एनएफपी का डेटा होता है। अब अगर किसी देश में बेरोजगारी बढ़ गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है, तो ये क्या करेंसी के लिए या यूएसए के लिए अच्छी न्यूज़ होगी या खराब न्यूज़ होगी? तो बेरोजगारी ज्यादा है तो ऑब्वियस की बात है कि जो आपका डेटा है वो नेगेटिव है, तो डॉलर के लिए भी ये नेगेटिव डेटा होगा, मतलब डॉलर नीचे जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, इसका मतलब बेरोजगारी कम है, लोगों के पास जॉब ज्यादा है और लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है आपके डॉलर को। इसका मतलब अगर लोगों के पास जॉब है तो डॉलर भी ऊपर जाएगा या इसका रेट बढ़ेगा, बस इतना ही है। ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आया, कि लोगों के पास अगर जॉब है तो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो करेंसी के लिए खराब न्यूज़ है। उसके बाद जो थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये गाइस, तो सीपीआई का जो डेटा होता है वो किससे रिलेटेड है, जो आप रोजमर्रा की चीजें या जो आपकी डेली नेसेसिटीज की चीजें होती है, जैसे कि फ्यूल हो गया, पेट्रोल डीजल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ग्रोसरीज हो गई, यूटिलिटीज हो गई। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, उसका अगर रेट बढ़ गया या रेट कम हो गया, ये होता है सीपीआई की डेटा। ठीक है, मतलब सरकार ने रेट बढ़ा दिए या सरकार ने रेट कम कर दिया। अब मान लेते हैं कि जो मार्च का महीना था, तो सरकार ने क्या किया, रेट बढ़ा दिया।
ठीक है, रेट बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, चलो मान लो आप डीमार्ट चले गए, ठीक है, आप शॉपिंग करने चले गए, तो 5 रुपए की मैगी हो गई 15 रुपए की, 10 रुपए का साबुन हो गया 20 रुपए का, 100 रुपया लीटर तेल हो गया 200 रुपया लीटर। तो प्राइजेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे आप क्या सोचोगे कि भाई 5 रुपए की मैगी है 15 की हो गई, तो मैं ज्यादा नहीं खरीदूंगा, इस महीने के लिए 2 से 3 पैकेट बस हो गया मेरे लिए। साबुन भी मैं थोड़ा सा कम चला चला के 2 साबुन ले लेता हूँ, और तेल भी 1 लीटर में कर लूंगा, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसमें आपने क्या किया, थोड़ी सी काट कसर की। काट कसर मतलब क्या होता है यार, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट किया आपने, और कम पैसा खर्चा किया, या रेट ज्यादा होने की वजह से आपने बस ज्यादा खरीदी नहीं की। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में भी ज्यादा पैसा पुश नहीं हुआ, आपने चीज नहीं खरीदी, उतना पैसा स्पेंड नहीं हुआ, उतना पैसा स्पेंड नहीं हुआ, तो वो इकोनॉमी में भी नहीं गया। तो ओवरऑल आपकी करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ थी या खराब न्यूज़, तो ये खराब न्यूज़ थी। बट मान लेते हैं कि अप्रैल महीने में सरकार ने रेट कर दिए कम, ठीक है, आप दोबारा डीमार्ट चले गए शॉपिंग के लिए, 5 रुपए की मैगी 2 रुपए की हो गई, पाँच 10 रुपए का साबुन 5 रुपए का हो गया, 100 रुपया लीटर तेल 50 रुपया या 75 रुपया लीटर हो गया। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई सस्ती हो गई ये चीज़ है, मैं अगले 2 से 3 महीने का स्टॉक अभी भर लेता हूँ, ताकि अगर आगे प्राइस बढ़ती है तो मैंने तो सस्ते में ही लिया हुआ है। चलो ऐसा भी समझ लेते कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल 70 या 80 रुपए का हो गया, आप क्या करोगे, टाकी फुल पे फुल। ठीक है। सो इससे क्या इफेक्ट गिरा, इससे इफेक्ट ये हुआ कि ज़्यादा स्पेंडिंग हुआ, ज़्यादा लोगों ने खर्चा किया, इकोनॉमी में भी ज़्यादा पैसा पुश हुआ, आपकी कंट्री में ज़्यादा पैसा पुश हुआ। तो ओवरऑल ये आपकी करेंसी के लिए भी अच्छी न्यूज़ थी। ठीक है। तो ये थी गाइस 3 मेजर न्यूज़, मैं आपको दोबारा रिपीट करके भी समझा देता हूँ, और उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि इसका एक डेडिकेटेड सेशन भी होने वाला है, बस हमने यहाँ पर गो थ्रू किया है अभी। ठीक है। स्ट्रैटेजी अभी तक आपने सीखी नहीं है, बट स्टिल इसका हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, जैसे ही स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगी लास्ट लेक्चर आपका फंडामेंटल्स का ही होगा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो करेंसी के लिए खराब न्यूज़, इंटरेस्ट रेट कम है तो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़। एनएफपी होती है नॉन फार्म पेरोल, जिसमें फार्मिंग सेक्टर को हटाकर बाकी के जो अदर सेक्टर्स है वहां पर लोगों के पास जॉब है या जॉब नहीं है। देन थर्ड न्यूज़ आती है सीपीआई, जो डे टू डे लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं एज अ कंज्यूमर, उसका अगर रेट बढ़ गया और रेट कम हो गया तो वो कैसे अफेक्ट करता है आपकी करेंसी को, ये उसमें बताया जाता है। सो गाइज यहाँ तक हमने जितना भी कवर किया है, क्या आपको क्लियर है, मुझे चैट में बता दीजिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ओके। ठीक है ओके। एनएफपी और सीपीआई का कुछ रिलेशन नहीं है वैसे, आप देखने जाओ तो हर एक न्यूज़ अलग है। इसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, देख लेते हैं। जीबीपी में भी होती है न्यूज़, यस। जीडीपी, जीबीपी पूछ रहे हो या जीडीपी पूछ रहे हो? जीडीपी होती है, बट वो इकोनॉमी में ज्यादा जाता है, ठीक है, उस साइड की तरफ वो ज्यादा है। बट ट्रेडिंग से रिलेटेड देखोगे तो जीडीपी इतनी मैटर नहीं करती है एज कंपेयर टू दिस 3 मेजर न्यूज़ेस। ठीक है, चलो मैं आपको वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ। आपको ये forex factory.com पर आना है। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रेड न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट,
क्या चल रहा है, फॉरेक्स से रिलेटेड देखना है आपको, मेटल से रिलेटेड देखना है, या क्रिप्टो रिलेटेड देखना है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है। और ये जो येलो फोल्डर, ऑरेंज और रेड है, येलो का मतलब है लो इम्पैक्ट न्यूज़, ऑरेंज का मतलब है मीडियम इम्पैक्ट, और रेड का मतलब है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। सही है। अब अगर डेटा देखने जाएंगे हम, तो देखते हैं एक और चीज गाइस। ये जो मैंने आपको मेजर न्यूज़ बताई, ये हर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही होती है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वीक में नहीं होती, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। अब 10 अप्रैल को सीपीआई की न्यूज़ थी, 6 बजे। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, डेटा तो प्रिंट हो चुका है। अब ये जो फोल्डर है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, CPI M/M मतलब मंथली, ये काम की है, बाकी नहीं काम की इतनी। इस पे जाना है। यहाँ पर आपको स्पेक्स में सारी की सारी जानकारी मिलेगी। मतलब यूजुअल इफेक्ट क्या है इसका, इसका मतलब है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्चुअल का कॉलम दिया है और फॉर का जो कॉलम दिया है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट मतलब एक्चुअल का डेटा अगर फोरकास्ट के डेटा से ज्यादा आया, तो ये आपके करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है। करेंसी कौन सी हमारी, यूएसडी, तो यूएसडी के लिए अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर फोरकास्ट दिया था 0.1। ठीक है, 0.1 फोरकास्ट दिया था, और जो डेटा आया वो -0.1 में आया। ठीक है। सो अगर ऐसा देखने जाओगे तो ये नेगेटिव डेटा ही था। ठीक है, रेड कलर में भी आया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके डॉलर के लिए खराब न्यूज़ थी, मतलब डॉलर सेल होगा। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है दूसरे करेंसीज पर, जो इसकी काउंटर करेंसीज है या इसके जो अगेंस्ट चलती है, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड होगा बाय। यूएसडी सेल होता है तो गोल्ड बाय होता है, और अगर यूएसडी बाय होता है तो गोल्ड होता है सेल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। अब और देख लेते हैं एक दो न्यूज़। एनएफपी का पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, 4 अप्रैल को एनएफपी की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये मेजर न्यूज़ है हमारी। यहाँ पर आप जाओ फोल्डर पर, यहाँ पर सेम दिखाई देगा आपको, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है अगर फोरकास्ट का डेटा, मतलब फोरकास्ट का जो डेटा था वो 137 के दिखाया था। ठीक है, मतलब इतना आ सकता है, ये प्रेडिक्शन थी। बट एक्चुअल में डेटा कितना आया, 2,28,000। ठीक है, इसका मतलब था कि पिछले महीने में 1,37,000 जॉब थी, और इस महीने में अप्रैल में 2,28,000 जॉब है। ठीक है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1,11,000 से जॉब क्रिएशन हुई है, मतलब 1,11,000 और जॉब सरकार ने निकाली है। तो ये ओवरऑल करेंसी के लिए अच्छा है। यहाँ पर ग्रीन कलर में भी दिखाया है, इसका मतलब डॉलर का रेट बढ़ेगा और जो गोल्ड है वो सेल होगा। ठीक है गाइस, बट ये जो न्यूज़ होती है वो टेम्पररी इफेक्ट के लिए होती है। मतलब इस इनका जो इफेक्ट होता है 2 से 4 या 6 घंटे के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, या एक और वेबसाइट है investing.com, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ आने के बाद कहाँ है वो, इकोनॉमिक कैलेंडर में। बट ये थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस इसका इतना अच्छा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। ठीक है, इजी अपना forex factory.com है। यहाँ पर मस्त बिगिनर फ्रेंडली भी है ये, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो देखेंगे गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ जो मेजर कैंडलस्टिक है। ये कुछ 90% ऑफ द टाइम जो कैंडल्स बनती है वही ड्रॉ करने वाला हूँ।
जो दूसरी कैंडल्स है वो हम फिलहाल के लिए नहीं, आगे के लिए रखेंगे। सो गाइज ये तीन मेजर कैंडल्स है, मतलब ज्यादा करके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 70% ऑफ द टाइम जो भी आप कैंडल देखोगे, ये तीन कैंडल्स उनमें रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, मतलब 10 कैंडल बनी है तो 7 कैंडल्स इन तीनों में से ही होगा, बाकी तीन कैंडल फिर अलग रहेंगी आपकी। तो गाइस ये ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, ये रेड कैंडल या बेरिश कैंडल। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं अपने छोटे भाई को भी बताता हूँ। वो ऐसा है कि जो ग्रीन कैंडल है गाइस, अब ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, ठीक है, बुल बुल क्या करता है, नीचे की तरफ से सींग मारता है ऊपर की तरफ, राइट। तो जो ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपन होगा वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ होगा, या इसका जो ओपनिंग है बॉटम से होगा, एंड क्लोजिंग टॉप साइड होगा। ठीक है, या ऊपर की तरफ। और जो रेड कैंडल है, ठीक है, मतलब जो बेरिश कैंडल है, बेर क्या है, भालू है। भालू क्या करता है, जो पंजा होता है उसका वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। तो जो रेड कैंडल रहेगी उसका ओपनिंग ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ होगा, या ओपनिंग इसका टॉप साइड और क्लोजिंग बॉटम साइड। ठीक है, और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है ब्लैक कलर की, इसे कहा जाता है विक्स। ठीक है, विक्स कहा जाता है इसे। अगर टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन से जाओगे तो शैडो कहा जाता है, बट वो नहीं देखेंगे हम। विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक कैंडल का हाई एंड लो। ठीक है, हाई लो तो सेम ही रहेगा गाइज, मतलब हाई तो ऊपर ही रहेगा और लो नीचे ही रहेगा, बस फर्क इतना आ जाएगा कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो थोड़ा सा वाइस वर्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंडल को रीड कर सकते हो या कैंडल को समझ सकते हो। और ये जो मैंने तीन कैंडल्स ड्रॉ किया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। बिल्कुल, इसका जी हटा ही देता हूँ। सो गाइस, कहीं पर भी आपको अगर बाइंग जोन, ठीक है, बाय जोन पर अगर ये तीन कैंडल्स दिखाई देती है तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आप बाय कर सकते हो। और सेलिंग जोन पर ये तीन कैंडल्स दिखाई देती है तो ये आपका एक कंफर्मेशन है कि आप सेल कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। सो सबसे पहली जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फर्स्ट वन, इसको कहा जाता है एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब ग्रीन कलर की रहेगी तो बुलिश एंगल्फिंग, रेड कलर की रहेगी तो बेरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब है एंगल्फिंग कैंडल का नाम आप बिग बार कैंडल भी बोल सकते हो, बिग बॉडी कैंडल भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो एंगल्फिंग कैंडल है नॉर्मल कैंडल के साइज के मुकाबले ये 2x या 3x टाइम्स उससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है एंगल्फिंग का मतलब भी आपको मैं समझा देता हूँ। एंगल्फिंग मतलब कि पुरानी नहीं, जो इसके पिछले चीज है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग उससे बड़ी है। ठीक है, जो तीसरी बिल्डिंग है ना कुछ इस तरीके से बड़ी है, इसका मतलब इसने पहली बिल्डिंग को भी कवर कर लिया साइज में और दूसरी बिल्डिंग को भी कर लिया, पूरा शैडो ओवर कर लिया इसको। तो ये जो थर्ड बिल्डिंग है इसे हम एंगल्फिंग कहेंगे। सेम आपका कैंडल्स में भी अप्लाई होगा कि किसी एक बड़ी कैंडल ने पिछले 2 या 3 कैंडल्स को कवर कर लिया तो एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ठीक है, जो ये मिडल कैंडल है ये नॉर्मल साइज कैंडल है, ये बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन जो थर्ड कैंडल है, अब इसे लोग डोजी कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, बट आपको मैं एक्चुअल में बताता हूँ, इसे ग्रीन कलर की कैंडल में अगर रहेगा तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और रेड कलर में रहेगा तो इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार।
ठीक है, बस इतना ही है। ये तीन कैंडल्स आपकी मेजर होने वाली है, बाकी तो नॉर्मल कैंडल्स ही है। ठीक है, सो ये तीन कैंडल्स आपकी मेजर रहेंगी। और एक बुक के बारे में बताऊंगा आपको मैं, शायद बता ही दिया है मैंने। बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक करके बुक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी उसका कुछ इतना है नहीं। सो उसको बस एक मेक श्योर करो कि गो थ्रू कर लेना सारी चीज़ें, क्योंकि आपका जो भी 70 to 80% डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अब कैंडल स्टिक हो चुका है तो एक फन फैक्ट बता देता हूँ मैं, मे बी है। तो पुराने जमाने में लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे कि किसी भी एक चीज का वो लोग ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें। मतलब हर साल प्राइजेस कैसे चेंज होती है, प्राइजेस बड़ी कम हो गई, तो वो लोग कैसे अंदाजा लगाते थे, कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो मान लो कि 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो राइस। अब मुझे राइस का थ्रू आउट द ईयर कैसे बढ़ेगा प्राइस या कम होगा पता चलेगा। वो लोग ऐसे एक पार्टी बना लेते थे, और सारे के सारे महीने लिख देते थे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पर रेट्स। ठीक है, 1 2 3 नहीं रहता था, पहले कुछ अलग सिस्टम था। तो जैसे ही जनवरी आया तो जनवरी में क्या प्राइस है, चलो 3 रुपए, तो डॉट बना लिया। ठीक है, फिर थ्रू आउट द ईयर जो भी प्राइजेस होती थी उसके हिसाब से ये लोग बना लेते थे डॉट्स। ठीक है, हाईएस्ट 8 रुपए तक है। और फिर ये थ्रू आउट द ईयर फिर ऐसे ही एक लोवेस्ट यहाँ तक मारा है प्राइस ने, यहाँ पर आकर मार्केट हो गया क्लोज। ठीक है, फिर जापानीज लोगों ने क्या किया ना, बस ये जो डॉट्स है ना इनको आके बस कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे आके कनेक्ट कर दिया और बादशाह बन गए, बोलते हैं कि हमने एक बड़ी एक चीज इन्वेंट की है। बस इसको ही ज्वाइन करके वो लोग ने हमें टेक्निकल एनालिसिस दे दिया या चार्ट पैटर्न्स दे दिए। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक बहुत एक मेजर चेंजेस आया ट्रेडिंग के हिस्ट्री में। अगर इसको मैं आपको कैंडल स्टिक में बताऊं, ठीक है, चलो ओपन कहाँ पर हुआ, 3 रुपए पर। ये ओपन, ये एक हाई, क्लोजिंग कहाँ पर आई है दिसंबर में, तो दिसंबर में मान लो 6, ये क्लोज, और लोवेस्ट है यहाँ तक। अब इसको अगर हम कैंडल स्टिक में उतारते हैं तो ओपन हुआ है 3 पे, चलो ये आपका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है 6 या 7 पर, तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, और हाई कहाँ तक लगा है 8 रुपए तक, चलो ये एक वीक 8 रुपए तक, और लोवेस्ट लगाया है 1 रुपए तक। ठीक है, तो इसको हमने बना दिया तो ये बन जाती है हमारी ग्रीन कैंडल, भले ये ग्रीन कलर में ना हो अभी। ये एक हमारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसको भी फिर देकर वो लोग ऐसा बोलते कि हमने आपको कैंडल स्टिक दिया है, चार्ट पैटर्न्स दिया है, तो ये सारी चीजें वहां से आई है। ठीक है, यहाँ से जन्म हुआ था चार्ट पैटर्न्स या टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है गाइस, बस इतना ही फन फैक्ट है, और हम देखेंगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में। देन इसके बाद देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट। चलो रिस्क मैनेजमेंट तो आपका होगा रिवीजन आगे, बट स्टिल हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल होना चाहिए, देन उसके बाद स्टॉप लॉस। ठीक है, दो चीजें आ गई ट्रेड से रिलेटेड। फिर यहाँ पर हमारा जो आ जाता है वो है रिस्क। ठीक है, ये दो तो टेक्निकल चीजें हो गई। यहाँ पर साइकोलॉजिकल पार्ट या मेंटल पार्ट ज्यादा आता है रिस्क का। ठीक है, या रिस्क कैपेसिटी का। इसको स्टॉप लॉस भी अगर बोले तो बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हर किसी का रिस्क एपेटाइट कम या ज्यादा होता है। अब मान लो $100 का कैपिटल है, स्टॉप लॉस जो, तो चलो मान लो कि वो तो ट्रेड के हिसाब से बनेगा, बट जो रिस्क है वो अपने हिसाब से होता है कि 5% लेना है, 10% लेना है, 15%, 20%, 50, या पूरा का पूरा 100।
जो 100 लेता है वो पूरा जुआ खेलने आता है, ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है। तो 5 से 10% मैं बोलता हूँ कि एक लो रिस्क है। फिर 10 के ऊपर 50 के बीच में फिर मीडियम रिस्क है। 50 के ऊपर तो पूरा हाई रिस्क है, ठीक है, या तो जीरो हीरो, ठीक है, ये जीरो हीरो कैटेगरी है। 50 के ऊपर 5 से 10 मॉडरेट या लो रिस्क है, ठीक है। 1 से 5 फिर नहीं, इतना मैं रिस्क नहीं मानता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत से मैंने चैट्स, रिव्यूज और क्वेश्चंस जो देखे हैं, वो यही होता है कि मैं 1% रिस्क करता हूँ, 2%, 5% रिस्क करता हूँ, ठीक है। या आप बड़े ट्रेडर्स का बात सुन के आए होते हो, या किसी को आपने कहते सुना है जो एक बड़ा ट्रेडर है कि हम 1, 1.5 या 2% रिस्क करते हैं। देखो गाइस, जिसके पास अगर $10,000 कैपिटल हो, मैं आपको अगर बोलूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल आप लोग मुझे $100 का प्रॉफिट बना के दिखाओ, ठीक है। दो बंदे रखता हूँ मैं आपके सामने, ए जिसके पास $10,000 है, और बी जिसके पास $1,000 है। अब लॉजिकल रिस्क के हिसाब से अगर आप देखने जाओ, तो $1,000 पर अगर $100 बनाना है तो एटलीस्ट मुझे 10% का रिस्क लेना पड़ेगा। बट वही 10,000 के डॉलर के नहीं, $10,000 के कैपिटल पर 1% ही रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 का 1% ही 100 है, और 1,000 का 10% 100 है, ठीक है। तो रिस्क कैपेसिटी कम होगी जब अकाउंट ज्यादा होगा, और रिस्क कैपेसिटी ज्यादा होगी जब अकाउंट साइज कम होगा, ठीक है। 5 से 10% एक लो इम्पैक्ट या लो रिस्क मैं समझता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग कितना रिस्क ले सकते हो, झेल सकते हो, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये एक लॉजिक बता दिया मैंने। अब रिस्क मैनेजमेंट में मेन जो चीज आती है कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, और लॉट साइज के हिसाब से कितना रिस्क लेना है। देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ, कुछ ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर एक मेरा बाय जोन, ठीक है। अब ये जो मेरा बाय जोन है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ, तो ये पूरा मेरा एक जोन है जहां से कितना पिप्स का है, ये मान लो कि ये 5 पॉइंट का है, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का ये एक जोन है। अगर यहाँ पर मैं बाय लेता हूँ, तो मैं कितना रिस्क कर रहा हूँ, मतलब ऐसा है, अगर प्राइस इस बॉक्स के नीचे चली जाती है तो सेल ही हो जाएगी, मतलब मेरा जो बाय लेने का प्लान है या जो ट्रेड है वो इनवैलिड हो जाएगा, सही है, या ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्स रिस्क 50 है, इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता रिस्क, ठीक है। चलो, आपको आपका स्टॉप लॉस पता चल गया या रिस्क पता चल गया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, ये पीछे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 50 का है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का है। और जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, चाहे 10 हो, 100 हो, या 500 या 1,000, अब आप पे है रिस्क। मैं तो 5% लूंगा अगर मेरा $1,000 का कैपिटल है तो, और लॉट साइज 5% रिस्क, जो 1,000 का निकल कर आता है $50, और स्टॉप लॉस निकल के आया है 20 पिप का, मतलब 20 पॉइंट का। तो इस $50 को मैंने स्टॉप लॉस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर निकल कर आता है 0.25 का लॉट साइज। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, चलो आपको मैं एक वेबसाइट दिखा देता हूँ दोबारा। वेबसाइट पर ही देखेंगे ताकि आपका काम इजी हो जाए। माई एफ एक्स बुक करके एक वेबसाइट है गाइस, यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप सारा देख सकते हो, ठीक है, न्यूज़ कि कौन से देश का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, ये थोड़ा इन डिटेल आ जाता है, ठीक है। एफएक्स कैलकुलेटर में आने के बाद पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आना है। अब जो भी आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और अकाउंट साइज डालो। मान लो आपका $500 का अकाउंट है, और आपने 5% लिया है रिस्क, ठीक है, और स्टॉप लॉस हर ट्रेड का अलग निकल कर आएगा, तो अभी हम 30 पिप्स का कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट दबा दो, ठीक है। $500 का 5% कितना हुआ, $25,
ठीक है, $25 और 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, आपका जो लॉट साइज निकल कर आएगा 0.08। ठीक है, सो यहाँ पर आप निकाल सकते हो लॉट साइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लॉट साइज कैलकुलेट करने में। और अगर आपको XAU USD या गोल्ड का लॉट साइज निकालना है तो यूरो USD ही सिलेक्ट करना। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर गोल्ड का आपको लॉट साइज निकालना है तो यूरो USD या GBP USD सिलेक्ट करना, क्योंकि ये लोग का जो ब्रोकर के हिसाब से होता है हिसाब। ठीक है, सो यही आप यूज करना, बाकी नहीं। XAU USD डायरेक्टली सर्च मत करना। चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। XAU USD सेम किया है, बट यहाँ पर देखो लॉट साइज चेंज हो गया, कैलकुलेट किया 0.8। ठीक है, ये लॉट साइज नहीं है, ये स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको बता रहा है, स्टैंडर्ड नहीं, माइक्रो लॉट्स। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है क्या, मुझे आप चैट में बता दीजिए। और बस यही तक था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का, जिसमें स्ट्रैटेजी का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोलो, मेथड बोलो। ठीक है, लेवरेज देखो, चलो लेवरेज का भी आपको मैं एक क्लियर कर देता हूँ। देखो लेवरेज मैटर नहीं करता है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जिसका भी अकाउंट $2,000 के नीचे हो, 2 से 5,000 के बीच में, ठीक है, आई रिपीट, 2,000 से 5,000 के नीचे अकाउंट होगा तो आप लोग 1:100 लॉट साइज रखो। ठीक है, 1:100। और $5,000 से ज्यादा अकाउंट है तो आप चाहे 1:100 रखो, 1:10 रखो, या 1:अनलिमिटेड रखो। ठीक है, मैटर नहीं करता। ओके, तो महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी तो CPI का डेटा हमेशा नेगेटिव होगा तो गोल्ड हमेशा बाय होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब एक हेल्दी इन्फ्लेशन, अगर हम बोले, इन्फ्लेशन नहीं बोलूंगा मैं, जो डेटा है, या इंटरेस्ट रेट बोलो या महंगाई बोलो, जो भी हो, वो एक लिमिट तक अगर हो तो सही है, स्टेबलाइज करने के लिए हो तो सही है। बट अगर ज्यादा ही बढ़ रहा है तो वो चलेगा नहीं। जैसे अभी करंट सिनेरियोज, ये टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना और USA के बीच में। ठीक है, स्पैम मत करो यार, मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो गाइज चलो फिर करते हैं सेशन एंड। मैं अभी साइट का नेम, डाउट नंबर और PDFs कर देता हूँ शेयर। ओके, ठीक है, चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट। और एकदम W सेशन था ये आज का, और आप लोग फास्ट लर्नर हो बहुत, मुझे समझ में आ चुका है, तो आगे जाके बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो ऑन अ गुड नोट गाइस, करते हैं सेशन एंड। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय और गुड नाइट।